दोस्तों आज का जो विषय जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग थिन एंडोमेट्रियम। थिन मतलब पतला, और एंडोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे अंदर की सतह को बोला जाता है। सतह अगर पतली है तो क्या करना है, यही डिस्कशन रहेगा हमारे आज के विषय का। दोस्तों एंडोमेट्रियम जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट इज दिस एंडोमेट्रियम। देखिए नॉर्मली जो कुदरत ने बनाया है सबसे पहले तो उसे जानते हैं। नॉर्मली ये गर्भाशय है। अब गर्भाशय की लेयर्स होती हैं, देयर आर डिफरेंट लेयर्स, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। इसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं या गर्भाशय की परत बोलते हैं। यह परत क्यों जरूरी है, क्योंकि गर्भ जब टिकता है या गर्भाशय के भीतर जब गर्भ आता है तो यह गर्भ इसी सतह के अंदर ही लगता है और पूरे 9 महीने यह सतह इसे पोषण देती है, बड़ा करती है। तो यह सतह इज लाइक जमीन इस गर्भ के लिए। आपने किसान भाइयों को देखा है खेती करते हुए, तो जब भी वो बीज बोते हैं जमीन में तो क्या वो बीज ऐसे ही बो देते हैं? नहीं, सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है, जमीन को तैयार किया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो, वो उनके बीज को रिसीव करने को तैयार हो। यही इस सतह का काम है। एक तरह से ये खेत है या जमीन है जहां पर इस एम्ब्रियो को या बीज को आगे बढ़ना है, पूरा 9 महीने का होना है। अगर इस सतह में किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं तो प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी धारण होने के बाद थिन एंडोमेट्रियम में या पतली एंडोमेट्रियम में गर्भपात या एबॉर्शन का रिस्क भी बढ़ता है, या आगे चल के प्री टर्म डिलीवरीज टाइम से पहले बच्चे का हो जाना या बच्चे का वजन में कम होना, यह सब दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर यह सतह अच्छी नहीं बन रही है या पतली बन रही है किसी कारण से तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों यह सतह कभी कभी पतली रह जाती है, इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है और क्या लक्षण इसके हो सकते हैं किसी भी पेशेंट में। दोस्तों जो ये सतह होती है गर्भाशय की, इट्स एक्चुअली वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ थिंग। डायनेमिक मतलब हर महीने चेंज होती है, बढ़ती है, कम होती है, सब तरह के चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि नॉर्मली आपकी अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। अब ये हार्मोन जब निकलता है, जब एग बन रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो कि गर्भाशय की सतह को तैयार करना शुरू करता है ताकि इसके अंदर प्रेगनेंसी की स्थापना होनी शुरू हो जाए, या प्रेगनेंसी स्थापित होने के लिए इसको तैयार किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इसकी थिकनेस इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। माहवारी के दौरान यह सतह एकदम पतली होती है। पीरियड्स में यह सतह बिल्कुल झड़ के पतली हो जाती है, बिल्कुल थिन्ड आउट हो जाती है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है वैसे वैसे सतह की थिकनेस या इसकी मोटाई भी बढ़ती है। कीप्स ऑन ग्रोइंग 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 ग्रोइंग। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि दूसरा हार्मोन अंडा फूटने के बाद से रिलीज होना शुरू होता है, जो कि सतह को तैयार करता है गर्भ के टिकने के लिए या गर्भ के ठहरने के लिए। तो यह सतह इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस हार्मोन्स, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर किसी कारणवश गर्भ नहीं बन पाया है तो यह सतह ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर झड़ जाती है, इसीलिए ड्यूरिंग पीरियड्स यह सतह बिल्कुल पतली हो जाती है। तो इस सतह में परिवर्तन आते हैं पीरियड के डे के हिसाब से। थिन्ड आउट रहेगी जब पीरियड चल रहा होगा, धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। 28-30 डेज के साइकिल में इसकी थिकनेस इंप्रूव हो जाती है, 7, 10, 12 mm के आसपास तक पहुंच जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट 12-13 डेज। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यह सतह बच्चे को अपनाती है।
अगर प्रेगनेंसी किसी कारणवश से नहीं हो पाती है तो यह सतह पीरियड्स की फॉर्म में झड़ जाती है। तो देखिए हर महीने इस सतह में कितने सारे परिवर्तन आ रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। अब अगर यह सतह किसी कारण से बढ़ नहीं पा रही है या किसी कारण से पतली रह जाती है तो वह क्या क्या हो सकते हैं? क्या पहले जानते हैं कि कितनी नॉर्मल सतह होती है और पतली सतह हम किसे बोलते हैं? नॉर्मली आज तक की स्टडीज में बहुत कंट्रोवर्शियल है कि कितनी कट ऑफ वैल्यू लेनी है सतह के पतला बोलने की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 7 मिलीमीटर इज टेकन एज द कट ऑफ। बहुत बार 7 mm के आसपास की सतह को हम लेकर चलते हैं कि 7 mm है तो इट्स फाइन इनफ। कहीं कहीं पर 6.5 या 6.5 mm भी लिखा जाता है। फ्रेश ट्रांसफर्स आईवीएफ में पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी विधि, जब हम गर्भ अंदर रख रहे होते हैं तो फ्रेश साइकिल्स में, फ्रेश साइकिल क्या होते हैं? जिनमें गर्भ बनाकर हमने साथ के साथ उसी साइकिल में उसी महीने ट्रांसफर कर दिया, गर्भाशय के अंदर डाल दिया। फ्रेश ट्रांसफर्स में इसकी कट ऑफ ली जाती है 8 mm के आसपास। इट इज गुड टू हैव 8 mm एंडोमेट्रियम इन फ्रेश ट्रांसफर्स। और अगर फ्रोजन ट्रांसफर है तो उसमें एटलीस्ट 7 mm। तो सतह की डिफरेंट कट ऑफ वैल्यूज हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 7 mm के आसपास अगर आपकी सतह है, उसका पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। 3 लकीरें नजर आती है सतह में हमें। अल्ट्रासाउंड पर जब हम देखते हैं तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, मतलब 3 लकीरें दिखती हैं, विच वी कॉल एज ट्राइलैमिनार पैटर्न। ट्राइलैमिनार है, अच्छी सतह है तो दैट इज फाइन इनफ कि प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं हमारी ज्यादा है। थिकनेस जितनी कम होती जाएगी उतने ही प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते जाएंगे अगर थिन एंडोमेट्रियम में हम काम कर रहे हैं। अब सतह के पतले होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सतह जो बनती है दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। तो अगर किसी कारण से शरीर में हार्मोन्स नहीं है, एस्ट्रोजन हमने डिस्कस किया, अगर शरीर में किसी कारण से एस्ट्रोजन कम है तो ये सोचिए कि सतह को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन है वही नहीं है तो ये कैसे बढ़ेगी? तो इन कंडीशंस में आपकी सतह पतली रह सकती है। पर्टिकुलरली इट इज सीन इन पोस्ट मीनोपॉजल। आपको मीनोपॉज आ गया है तो इन दैट केस हो सकता है कि सतह हमारी अच्छी ना रहे। मीनोपॉज मतलब माहवारी का बंद होना। पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज में जब एस्ट्रोजन किसी और कारण से बॉडी में नहीं है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, या एक कंडीशन होती है हाइपो की जिसमें हार्मोन्स ऑलरेडी कम है, अंडा नहीं बन पा रहा है, इन दैट केस ऑल्सो सतह हो सकता है पतली रहे। हार्मोन्स के अलावा दूसरी दिक्कतें जो हो सकती हैं सतह के पतला होने के लिए होने का कारण, दैट इज कि सतह में ही कोई दिक्कतें हो। सतह में दिक्कत होना मतलब, इसको थोड़ा बारीकी से मैं डिस्कस करती हूँ। सतह जब हम बारीकी से देखें या अंडर द इफेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप देखें तो इस सतह की एक बेजल लेयर होती है। बेजल लेयर मतलब नीचे की जमीन होती है। अब ये नीचे की जमीन क्या है? ये एक तरह की परमानेंट जमीन है। जो मैं बात कर रही हूँ कि हर महीने सतह बढ़ती है, उसके बाद पीरियड्स में शेड ऑफ हो जाती है, यह बढ़ने का काम या इन सेल्स को आगे ग्रो कराने का काम है इस लेयर का, विच इज कॉल्ड बेजालिस। मतलब ये नीचे की लेयर है। जो ये बढ़ता है ऊपर का हिस्सा, साइंटिफिक टर्म्स यूज कर रही हूँ, याद करने का जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज अ फंक्शनल लेयर। तो ये फंक्शनल लेयर जो है ये हर महीने शेड ऑफ हो जाती है। ये बेजालिस हमारी परमानेंट रहती है। तो अगर इस परमानेंट लेयर में या इस बेजालिस लेयर में किसी तरह का कोई डैमेज है या खराब हो गई है तो ये समझिए कि इसकी ऊपर की लेयर्स को ये जन्म नहीं दे पाएगी या ऊपर की लेयर ग्रो नहीं हो पाएगी। इसको डैमेज होने के कई बार कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस हो जाना। मोस्ट कॉमन हमारे सेटअप में, हमारे एरिया में जो हमें देखने को मिलते हैं कॉमन इन्फेक्शंस दैट आर बेसिकली टीबी की दिक्कत या ट्यूबरकुलोसिस होना। टीबी की दिक्कत में क्या होता है कि दिस लेयर गेट्स डिस्ट्रॉयड, लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, गर्भाशय के भीतर जाले लग जाते हैं, एंडोमेट्रियम बहुत खराब होनी शुरू हो जाती है किसी किसी पेशेंट में। तो टीबी की दिक्कत के कारण से, कई बार जाले लगने के कारण से या ये बेजल लेयर डिस्ट्रॉय होने के कारण से
दिक्कतें आती हैं, एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाती है, या कोई सर्जरी हो रखी हो, डीएनसी हो रखी हो, सफाई के दौरान अगर ये बेसल लेयर को किसी तरह का डैमेज हो जाए तो कई बार इस डैमेज के कारण से भी लेयर्स ग्रो नहीं कर पाती है, थिकनेस आपकी लाइनिंग की कम हो जाती है। तीसरी कंडीशन, अब जब भी कोई चीज ग्रो करती है, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, खून उनको जाता है, और ये खून या ब्लड एक तरह से एक कैरियर है, ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स का उस ऑर्गन को। इसी तरह से गर्भाशय तक भी खून तक का जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी अगर ये ब्लड वेसल्स, अगर ये खून की नाड़ियां हमारी अच्छे नहीं काम कर रही है, सिकुड़ गई हैं, किसी कारण से कोई दिक्कतें आ रही हैं, ब्लड फ्लो यूट्रस को अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आपकी यूट्रस की लेयर पतली हो सकती है। तो यस, या तो हार्मोन्स की दिक्कत हो सकती है, या आपके यूट्रस के ब्लड फ्लो की दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके यूट्रस की अंदरूनी या एंडोमेट्रियम की अंदरूनी दिक्कत हो सकती है, जिस कारण से थिन एंडोमेट्रियम देखी जा सकती है। अब हाउ इज दिस डायग्नोस्ड? हम इस एंडोमेट्रियम थिन है नहीं है इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? पहले तो पेशेंट्स की, जो भी कपल या जो भी फीमेल हमारे पास आएगी, उसका क्या कंप्लेंट रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर किसी फीमेल को माहवारी बिल्कुल कम कम आ रही है, बिल्कुल तबका आती है, एक दिन आधा दिन होके बंद हो जाती है, उसमें हम सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइनिंग अच्छी नहीं ग्रो कर रही हो। क्यों? क्योंकि इसी लाइनिंग ने ब्लड फ्लो बनकर बाहर आना है। अगर यह सतह थिक है या अच्छी है या मोटी है तो ब्लड फ्लो उतना ही अच्छा होने वाला है। अगर यह सतह बिल्कुल कमजोर है तो ब्लड फ्लो उतना ही कम होने वाला है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो यस, सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिल सकता है दैट इज डिक्रीज्ड फ्लो, मतलब पीरियड्स बिल्कुल कम कम आते हैं। पीरियड्स बिल्कुल कम आने के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ दाग लगकर ही बंद हो जाता है, यह कंप्लेंट हो सकती है। बट कभी कभी हो सकता है कोई भी कंप्लेंट ना हो, इट कुड बी एन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ओनली, कि हम अल्ट्रासाउंड पर देख रहे हैं गर्भाशय की सतह, उसके जरिए हमें पता चल रहा है कि अल्ट्रासाउंड पर गर्भाशय की सतह किसी कारण से नहीं बढ़ पा रही है। अब डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड इज वन मोडालिटी जिसमें हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर लाइनिंग हमारी नहीं बढ़ पा रही है, मिड साइकिल में जब हमारा एग बहुत अच्छा बना हुआ है, 18 mm 20 mm का फॉलिकल है, लाइनिंग आपकी 3 mm या 4 mm पड़ी है, तो हम सस्पिशियस हो जाते हैं कि कहीं दिक्कत तो नहीं है गर्भाशय की सतह में। एक बात और बोलना चाहूंगी, बहुत बार इंडक्शन के लिए, एग बनने के लिए एक दवाई हम देते हैं क्लोमिफेन। उस क्लोमिफेन से भी कभी कभी एंडोमेट्रियम आपकी पतली रह जाती है। क्यों? क्योंकि क्लोमिफेन आपके एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है। तो जैसे हमने बात की, अगर एस्ट्रोजन की कमी है, एस्ट्रोजन किसी कारण से अपना एक्शन नहीं ले पा रहा है गर्भाशय के ऊपर, तो उस कारण से भी हो सकता है कि थिन एंडोमेट्रियम हमें दिखाई दे। तो क्लोमिफेन इज वन ड्रग जो कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को, मतलब एस्ट्रोजन जहां पे एक्ट करता है उसको ब्लॉक कर देती है। समटाइम्स क्लोमिफेन हाई डोज में जब हम दे रहे हैं तो थिन एंडोमेट्रियम दिख सकती है। तो अगर आपने वो दवाई ली है, उसके कारण से थिन एंडोमेट्रियम दिख रही है, तो घबराइए नहीं। नेक्स्ट साइकिल में यू कैन अगेन बी चेक्ड कि थिन एंडोमेट्रियम एक्चुअल में परसिस्टेंट है या फिर किसी दवाई के कारण से आ रही है। प्रॉब्लम तब होती है अगर परसिस्टेंटली, मतलब कि लगातार हर माहवारी, हर महीने में हमें थिन एंडोमेट्रियम दिखाई दे रही है। अब थिन एंडोमेट्रियम डायग्नोज हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? सबसे पहले कारण जानना जरूरी है। किसी भी चीज का ट्रीटमेंट तब होता है जब हमारे पास उसका कारण हो। कारण अगर सपोज एस्ट्रोजन लेवल का कम होना है तो शरीर को हम बाहर से एस्ट्रोजन दे सकते हैं। एस्ट्रोजन मतलब हार्मोन देकर आप सतह को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। एस्ट्रोजन विच इज गिवन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट्स, मतलब हो सकता है कि आपको आपके डॉक्टर कुछ टैबलेट्स खाने को दें जिससे कि यह सतह बढ़ जाए। डोजेज वेरी करती हैं, हो सकता है कि आपको 4 मिलीग्राम पे डाला जाए, 6 पे डाला जाए, 8 पे डाला जाए या फिर 12 पे डाला जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितनी एस्ट्रोजन लेवल से, कितना एस्ट्रोजन देने से आपकी सतह बढ़ रही है। सेकेंड थिंग, एस्ट्रोजन के पैचेस भी आते हैं, एस्ट्रोजन के जेल्स भी आते हैं। जेल्स मतलब लगाने के लिए कुछ ऐसी क्रीम्स या जेल्स जो कि एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं आपके शरीर से, आपकी स्किन से एब्जॉर्ब होकर एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ता है, उससे भी आपकी सतह इंप्रूव होने के चांसेस हो सकते हैं। वेजाइनली या योनि के मार्ग से भी एस्ट्रोजन कुछ लोग देते हैं जिससे कि लाइनिंग हमारी बढ़नी शुरू हो।
एस्ट्रोजन देने के अलावा अगर ये लाइनिंग नहीं बढ़ रही है तो बहुत जरूरी है यह जानना कि गर्भाशय के भीतर कुछ ऐसे जाले ना लगे हो, एडेशंस बोलते हैं हम इन्हें। एडेशंस मतलब गर्भाशय के अंदर कुछ जालों का लग जाना। सपोज यह गर्भाशय है, यह सतह है, अगर इसके अंदर कुछ डैमेज है, कहीं कुछ जाले लगे हुए हैं, तो इस कारण से भी आपकी एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाती है। अगर ये एडेशंस हैं, जाले हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका इनको ठीक करने का क्या है? दैट इज हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी शायद मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया होगा अपने किसी ना किसी वीडियो में। हिस्ट्रोस्कोपी क्या है? गर्भाशय का दूरबीन का टेस्ट। गर्भाशय का दूरबीन का टेस्ट, जिसमें एक दूरबीन यहाँ रास्ते से नीचे डाली जाती है, योनि के मार्ग से नीचे डाली जाती है, और देखा जाता है गर्भाशय की सतह हमें कैसी दिख रही है। सतह में कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं, जाले नजर आ रहे हैं, तो उनको सेम सिटिंग में ठीक भी किया जाता है। और मेरी नजर में अगर परसिस्टेंट थिन एंडोमेट्रियम है तो हिस्ट्रोस्कोपी इज द प्राइमरी मोडालिटी टू डायग्नोज ऑल्सो एंड टू ट्रीट ऑल्सो। मतलब इससे डायग्नोसिस भी आपका बनता है कि अंदर कहीं जाले तो नहीं है, कैविटी कहीं बिल्कुल श्रंकन तो नहीं है, बिल्कुल छोटी या पतली तो नहीं हो चुकी है, या फिर अगर जाले हैं या कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है। कभी कभार अगर जाले नहीं है तो ऊपर के हिस्से में फंडल एरिया में और साइड वॉल्स पे हम लोग कुछ कट सेकर, मेट्रोप्लास्टी बोला जाता है इसे, मेट्रोप्लास्टी करके भी गर्भाशय की सतह को फैलाने का प्रयास करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और मोडालिटीज भी हैं जो यूज की जाती हैं गर्भाशय की सतह को, थिन एंडोमेट्रियम को बढ़ाने के लिए। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ड्रग्स। अब दवाइयां वो कौन कौन सी हैं? हमने जिक्र किया था कि ब्लड फ्लो बहुत जरूरी है, या ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गर्भाशय का अच्छा होना, ताकि आपकी गर्भाशय तक आपके हार्मोन्स पहुंच पाए, गर्भाशय की सतह तक हार्मोन्स पहुंच पाए और वो बढ़ पाए। तो कुछ मोडालिटीज ऐसी हैं जिनमें कि हम इस ब्लड फ्लो को इंप्रूव कराने का प्रयास करते हैं। उसमें से एक है एस्पिरिन। जो लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं उन्हें पता होगा कि एस्पिरिन उन्हें दी जाती है। दूसरा ड्रग या दूसरी दवाई जो कि ऐड की जाती है कुछ पेशेंट्स में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्जिनिन, जो कि आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव कराने में मदद करता है, या फिर सिल्डेनाफिल नाम से टैबलेट्स आती हैं। तो दीज ऑल आर एक्चुअली ट्राइड इन थिन एंडोमेट्रियम। बट कौन सी दवाई कितना फायदा करती है प्रैक्टिकली, शायद आज तक हमें भी किसी को समझ में नहीं आया है। स्टडीज में भी बहुत ज्यादा प्रूवन चीजें नहीं है, बट दीज आर ऑल आर द। जब किसी कपल के लिए या किसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है तो बहुत बार कॉकटेल थेरेपी चलनी शुरू हो जाती है। कॉकटेल का मतलब कि बहुत सारी थेरेपीज इकट्ठी हम देना शुरू हो जाते हैं ताकि एटलीस्ट किसी चीज से इंप्रूवमेंट मिले। तो यस, प्रैक्टिकली दीज आर द ड्रग्स विच आर गिवन। इन दवाइयों को देने का प्रयास भी किया जाता है ताकि गर्भाशय की सतह इंप्रूव की जाए। गर्भाशय की सतह इंप्रूव कराने के लिए, अगर गर्भाशय का अंदरूनी डैमेज है तो सतह को इंप्रूव कराने के लिए जो और चीजें की जाती हैं, दैट इज कि आप सतह के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दीजिए जिनसे कि इसकी ग्रोथ हो पाए, जिससे कि ये बढ़ पाए। अब ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। एक GCSF नाम से आता है, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, बेसिकली ग्रोथ फैक्टर है। माना जाता है कि गर्भाशय के भीतर डालेंगे तो शायद एंडोमेट्रियम को ग्रो कराना शुरू कर देगा। प्रूवन अभी भी नहीं है। देन कुछ और चीजें जो यूज की जाती हैं, दैट इज PRP। बहुत लोगों को पता है PRP के बारे में, पेशेंट्स खुद आके कई बार हमें बोलते हैं कि PRP कर दीजिए, तो गूगल बाबा सबको सब कुछ बता देते हैं। PRP इज समथिंग जिसमें कि आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स वो कण होते हैं जो कि आपके ब्लड को बहने से, मतलब ब्लड को लॉस होने से या बहने से रोकते हैं। डेंगू में आपने सुना होगा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो ये वही कण है डेंगू में जो कम हो जाते हैं। इनको कंसंट्रेट किया जाता है आपका ब्लड लेकर, कंसंट्रेट करने के बाद गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। बहुत सारे शायद केमिकल्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स इसमें से रिलीज होते हैं जो कि आपकी गर्भाशय की सतह को इंप्रूव कराने में मदद कर सकते हैं। पर्सनली मेरे से पूछें तो कुछ कुछ लोगों में हम भी PRP ट्राई करते हैं, बट बेनिफिट कितना है, वी स्टिल आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। देन अनदर थिंग विच कैन बी ट्राइड इज, बहुत एक्सपेरिमेंटल है। अब एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंटल चीजें क्या है? स्टेम सेल थेरेपी।
स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स लेना, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो सेल्स कहीं पर जाकर आपके किसी भी सेल का रूप ले लेते हैं। मोटी मोटी बात समझने वाली ये कि स्टेम सेल्स आर द सेल्स व्हिच कैन ग्रो इनटू अनदर सेल। मतलब एक चीज, एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हम स्टेम सेल बनाकर या स्टेम सेल लेकर गर्भाशय के भीतर डाल रहे हैं, यह भी एक इम्प्रूव कराने का तरीका है, बट दिस इज स्टिल एट एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस। कुछ लोग स्टेम सेल थेरेपी भी कर रहे हैं। आपकी जांघ की हड्डी में से सेल्स निकाल कर डालना, आपके फैट में से, एडिपोज टिश्यू में से सेल्स निकाल कर डालना, कभी कभी गर्भाशय के अंदर से जो सेल्स आ रहे हैं उनको निकाल कर वापस डालना। तो इस तरह से तैयारी करके स्टेम सेल थेरेपीज आर ऑल्सो डन, बट दीज आर ऑल समथिंग्स, मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि आज तक हमें नहीं पता है कि कितना बेनिफिट करने वाली है। बट मेरी नजर में द बेस्ट मोडालिटी आज तक जो है दैट इज टू लुक इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर तक झांकना और देखना हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए कि थिन एंडोमेट्रियम अगर है तो उसका कारण क्या है, कारण है तो उसको इलाज कैसे कर सकते हैं, एडेशंस कर हैं तो एडेशोलाइसिस करना है, कुछ और नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट फंडल और लैटरल मेट्रोप्लास्टी, मतलब गर्भाशय की ऊपर की तह और साइड वाली वॉल्स के ऊपर थोड़े कट सेकर उसको फैलाने का प्रयास कर देना। तो दोस्तों, दिस वॉज रिगार्डिंग थिन एंडोमेट्रियम। थिन एंडोमेट्रियम, जैसा मैंने बोला, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है क्लिनिशियन के लिए भी, कपल के लिए भी, क्योंकि कपल्स बहुत बार परेशान आ जाते हैं दवाइयां खा खा कर, और हम हर महीने बोल देते हैं लाइनिंग अभी भी अच्छी नहीं बनी है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत बार थिन एंडोमेट्रियम में भी प्रेगनेंसीज हो जाती है। अगर आप मेरे से सवाल पूछें कि थिन एंडोमेट्रियम का मतलब क्या हम कभी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, क्या हम कभी एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करा सकते, तो व्हाट आई से इज जब तक गर्भाशय के अंदर गर्भ नहीं जाएगा तब तक आप उसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में गर्भाशय गर्भ को रिसीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो फॉर ऑल दोज पेशेंट्स जिनमें की परसिस्टेंटली थिन एंडोमेट्रियम चलती रहती है, बार बार कोशिशें करने के बावजूद भी, मेरी यह राय रहती है कि अगर वो बढ़ना चाहें तो थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेट अस ट्रांसफर द बेस्ट एम्ब्रियोज। अगर हम अच्छे गर्भ अंदर डाल रहे हैं तो हो सकता है थिन एंडोमेट्रियम में भी प्रेगनेंसीज हो जाएं। एंड इट इज नोन कि इवन विथ थिन एंडोमेट्रियम 20% लोग, 20% ऑफ पेशेंट्स और फीमेल्स कैन गेट प्रेग्नेंट। सो यस, थिन एंडोमेट्रियम डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, बट अगर आप हिम्मत करते हैं, अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ट्रांसफर कराइए बेस्ट ऑफ एम्ब्रियोज आफ्टर ऑल द थिंग्स हैव बीन रूल्ड आउट। तो बेस्ट एम्ब्रियोज अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी का चांस मिले। आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ और सवाल हैं तो आप टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे को खुशी होगी उनके आंसर्स देने की। बाय फॉर नाउ।